नमस्कार, मैं विपिन कुमार। ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है वीआईपी इंडिया पे। तो बीटीसी पुराना नाम है डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन पवन द्वितीय सेमेस्टर के बारे में सामाजिक विषय सामाजिक अध्ययन पाठ 2 गुप्तकाल। तो प्रश्न है, गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त युग की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, गुप्त काल स्वर्ण काल की प्रमुख विशेषताएं। तो भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की है। गुप्त काल शांति तथा समृद्धि, नगर संस्कृति तथा परिमार्जन, धार्मिक पुनरुत्थान तथा बौद्धिक प्रयास, उत्कृष्ट साहित्य तथा काल की उन्नति का युग था। आत्मविश्वास के साथ भारतीय संस्कृति ने दरबार के आचार व्यवहार, मुद्रा, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में विदेशों में बहुत सी बातें अंगीकार कर ली, परंतु विदेशों से सीखते समय भी यह ध्यान रखा कि इसमें उसकी भारतीय नष्ट न हो। भारत को मूलभूत भारतीयता को पूर्ण समझा गया, पुष्ट किया गया है तथा उसे परिमार्जित एवं चिर अस्थायी रूप से व्यक्त किया गया ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के समझ के आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी गुप्त युग को स्वर्ण युग मानते हुए लिखा है। गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक उदात्त, मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन के व्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शक्ति की स्थापना की। स्मिथ लेखक हैं जो स्मिथ ने भी भारतीय इतिहास के गुप्त युग व सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके शब्दों में लिखा है, हिंदू इतिहास में अन्य सभी गुणों की तुलना में महान गुप्त शासकों का काल सर्वाधिक अभिमत एवं संतोषजनक है। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान की असाधारण प्रगति हुई तथा बिना किसी अत्याचार के कर्मिक धार्मिक प्रगति हुई। गुप्त काल को न केवल स्वर्ण युग कहा जाता है वरन उसकी तुलना अन्य विश्व प्रसिद्ध युगों से की जाती है। L.D. वार्नेट ने गुप्त युग को भारत का पेरिक्लॉन युग कहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इतिहासकारों ने गुप्त काल को इंग्लैंड के एलिजाबेथ के शासनकाल, जिसे इंग्लैंड का स्वर्ण युग कहा जाता है, के समान माना है। गुप्त काल को क्लासिकल एज की भी संज्ञा दी जाती है। गुप्त काल को क्लासिकल एज की भी संज्ञा दी जाती है। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाने के लिए इस युग में हुए चरित्र उन्नति उत्तरदायी है। इस काल में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में असीमित उन्नति हुई। गुप्त काल का कुल मतलब होता है कि स्वर्ण काल इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे काम अच्छे होते हैं, किसी के प्रति कुछ बुरा ना हो, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ये नहीं कि हर एक चीज़ सोने की हो तो उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है, गुप्त काल साहित्य प्रगति का उल्लेख कीजिए। साहित्य उन्नति, गुप्त काल में साहित्य की क्या उन्नति हुई? गुप्त काल साहित्य उन्नति का युग था। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था, यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और संपादित उन्नति की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। वास्तव में इस युग के प्रत्येक क्षेत्रों में गुप्त ने शासनकाल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्त वंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं भी विद्वान थे तथा विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी देते थे। उनकी इस प्रेरणा के कारण गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से चरमोन्नति पर पहुंच गया। गुप्त शासकों ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को गौरवान्वित किया। गुप्तों ने संरक्षण में संस्कृत भाषा और उसकी साहित्य जिस रूप से विकसित और उन्नत हुआ वह अद्वितीय था।
युग के अभिलेखों से पता चला है कि गुप्त युग के पंडित व साहित्यों संस्कृति पद और दोनों की रचना शिल्प के सिद्धहस्त और कुशल काव्यकार थे। काव्य के इस कौशल को अनुप्राणित और उत्पत्ति करने का श्रेय विद्यानुरागी गुप्त सम्राटों को ही है, जिनके प्रश्रय और संरक्षण के लक्ष्मी ने सरस्वती से अपना परमागत विरोध त्याग दिया। गुप्त युग की काव्य रचना की शैली अत्यंत सुंदर और ललित थी और भाषा सुरमय एवं अलंकारपूर्ण भी। गुप्त शासकों के राज दरबार में अनेक कवि और विद्वान रहते थे। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान हरिसेन, पर्याय परिस्थिति का रचयिता विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस का लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र वसुबंध, वाराहमिहिर, भास, भारवी, शूद्रक, टंडिन, अमर, चांद्र व चनेन्द्र हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना कर गुप्त काल को साहित्य उन्नति के और अग्रसर किया। गुप्तकालीन विद्वानों में सर्वोपरि स्थान कालिदास का है, जो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कालिदास ने शकुंतला, मालविका और विक्रमादित्यम नामक 3 नाटक, कुमार संभव व रघुवंश नामक काव्य, ऋतु संहार नामक गीत काव्य तथा मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की। गुप्त काल में ही अनेक पुराणों की रचना हुई तथा उनके स्मृतियों की नवीन रूप प्रदान किया गया। इसी युग में उनके दार्शनिकों का भी आविर्भाव हुआ, जिसमें दिक्नाग, वात्स्यायन, स्वामीन प्रमुख। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना इसी युग में हुई। तो इसमें केवल 2 ही प्रश्न हैं, खास करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही इसमें छापे जाते हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में भी वही बताए जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, गुप्त काल के 2 महान सम्राट के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के 2 महान सम्राट समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। 2 ही है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम तो कालिदास हुए, हरिसेन हुए, विष्णु शर्मा हुए, विशाखा दत्त हुए, वगैरह वगैरह। कहीं कोई भी हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं। फाहियान कौन था, वह भारत क्यों आया था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था, वह बौद्ध धर्म के स्थानों का भ्रमण करने भारत में आया था। गुप्त काल में ही वो फाहियान आया था। समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यावर्त के राजाओं में से किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। तो वो थे रुद्रदेव और मतिल। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया था? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 उपाधियां लिखिए। तो शक, सब, छत्रपतों का अंत, गणराज्यों का निवास। देखिए, कालिदास के बारे में 2016 में पूछा गया है। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम। अजंता वर्तमान में किस राज्य में है? तो अजंता महाराष्ट्र में है। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील। हूणों का आक्रमण किस गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ था? कुमारगुप्त। गुप्तकालीन चित्रकाल के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। ये भी 2016 में पूछा गया है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र हैं, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये बात तो बहुत आसान है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। गुप्त काल में भूमिका को क्या कहते थे? गुप्त काल में भूमिका को भूमिकर को भाग कहते थे। गुप्त काल में मुक्ति
के सर्वोच्च अधिकार को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकार को राज्यपाल कहते थे। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। गुप्तवंशी शासन की स्थापना कब हुई? गुप्तवंशी शासन की स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासन से है? इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। ये भी 2016 में पूछा गया है। वाराहमिहिर कौन था? तो वाराहमिहिर गुप्तकालीन का महागणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये भी 2016 में पूछा गया है। तो इंडो यूनानी के नाम से भी जाना जाता है, जो सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल अगर आपको सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।